तो चैप्टर कितने हैं, इसमें जो टोटल चैप्टर होते हैं वो आपके 10 होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड आपके 100 होते हैं। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट आपके 639 होते हैं। उसके बाद आता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसे हम क्वालिटी इंडिकेटर भी बोलते हैं, वो होते हैं आपके 50। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, आप कंफ्यूज मत होना। जो आपका NABH 6th एडिशन और NABH 5th एडिशन, 5th एडिशंस। अब जो यहाँ पे NABH 6th एडिशन में टोटल इसमें 10 चैप्टर मैंने बता दिया, और वही आपके पहले NABH 5th एडिशन में भी 10 चैप्टर ही थे। ओके, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड के। स्टैंडर्ड उस टाइम पे यहाँ भी NABH 6th एडिशन में भी आपके 100 है, और आपके 5th एडिशन में भी आपके 100 ही थे। ओके, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कुछ चेंजेस हुआ था, जो अब हम बात करें NABH 6th एडिशन की, इसमें टोटल जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 639 है, लेकिन जो आपका NABH 5th एडिशन था उसमें थे ये 651। कितने? 651। उसके बाद में जो आपके क्वालिटी इंडिकेटर थे, आपके NABH 6th एडिशन में आपके 50 क्वालिटी इंडिकेटर हो गए। इससे पहले जो आपके क्वालिटी इंडिकेटर थे वो आपके 32 थे। ये दोनों डिफरेंस है NABH 5th एडिशन और 6th एडिशन में। एक्चुअली इसमें दो हमारे स्टैंडर्ड भी चेंज हुए और कुछ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट मॉडिफाई किए गए। और यदि आप उनके बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारा ऑलरेडी कोर्स अपलोड है NABH 6th एडिशन के यहाँ पे, आप उसको भी देख सकते हो, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं चैप्टर के बारे में। जो आपके 10 चैप्टर्स हैं, इसी के ऊपर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है, तो आपको इन 10 चैप्टर की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसमें तो चैप्टर 2 कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहले आता है जो 5 चैप्टर है वो आपके पेशेंट सेंट्रिक, और सेकंड जो 5 है वो है आपके ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक्स। ठीक है, पहले जो 5 है वो पेशेंट के जो पेशेंट से रिलेटेड है, और जो लास्ट के 5 है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। आपको इतना थोड़ा ध्यान रखना है। अब जो 10 चैप्टर उनके मैं नाम बता दूं। अभी मैंने बताया था आपको जो आपको पेशेंट सेंट्रिक और ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक, वो इस तरह से है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे एक ध्यान रखना और है, जो आपका NABH में जो चैप्टर, सबसे पहले जो चैप्टर है आपका AAC, जिसे हम बोलते हैं असेसमेंट कंटिन्यूटी ऑफ केयर। ओके, सेकंड जो चैप्टर है उसका नाम है आपका COP, जिसे बोलते हैं हम केयर ऑफ पेशेंट। थर्ड है आपका MOM यानी मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशंस। नंबर 4 पे आपका पेशेंट राइट एंड एजुकेशन, और नंबर 5 पे आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यानी IPC। नंबर 6 पे है आपका PSQ, जिसे बोलते हैं पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। नंबर 7 पे है आपका ROM यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा FMS यानी फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। नंबर 9 पे हमारा HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और लास्ट है आपका IMS यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको इन चैप्टर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। अब दूसरा क्या होता है, देखो आपको पता है कि जब भी कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस होती है। आपका जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ होता है वो भी इंगेज होता है, आपका जो बिलिंग स्टाफ होता है वो भी इंगेज होता है, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर, वहाँ पे सबका अलग अलग रोल होता है। तो सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर आता है तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कि हमें उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो वो सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं किसमें, फर्स्ट चैप्टर के अंदर यानी AAC के अंदर। ठीक है, सेकंड चैप्टर होता है COP, जिसे बोलते हैं केयर ऑफ पेशेंट। आपने देखा होगा इमरजेंसी रूम, आई थिंक सबने देखा होगा भाई। अगर इमरजेंसी के अंदर कोई पेशेंट आता है, उस पेशेंट को हम कैसे मॉनिटर करेंगे, हम ट्राइज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ट्राइज के बिहाफ पे हम पेशेंट को सेग्रीगेट कैसे करेंगे, MLC प्रोटोकॉल कैसे फॉलो होगा। उसके बाद में इनिशियल असेसमेंट फॉर्म फिल होता है आपका, और री असेसमेंट फॉर्म फिल होता है। उसको फिल करने का प्रोटोकॉल क्या है, यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली पेशेंट की केयर से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं वो इस चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशंस। इसमें क्या होता है थर्ड चैप्टर में, देखो क्या होता है, आपके पास में 2 तरह की फार्मेसी होती है। मोस्टली इसमें हम क्या, फार्मेसी हमारी कवर होती है, और दूसरा जो मेडिसिन आपके वार्ड में अवेलेबल होती है वो भी इसके अंदर मॉनिटर की जाती है। जो आपकी OPD फार्मेसी होगी, और सेकंड आपकी IPD फार्मेसी होगी।
ये तो फार्मेसीज होती हैं। इन फार्मेसीज के अंदर आपकी मेडिसिन रखी होती है, तो आपको शेड्यूल H1 H2 की नॉलेज होनी चाहिए, आपकी इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए, आपको डिस्पेंसिंग एरर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कट स्टेप की नॉलेज होनी चाहिए, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। और दूसरा लुक लाइक साउंड लाइक मेडिसिन कौन कौन से होती हैं, वो सब मेडिसिन की जो डिटेल्स है आपको इस चैप्टर के अंदर मिल जाएगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट आपका PRE, जिसे हम बोलते हैं पेशेंट राइट एंड एजुकेशन। अब कोई पेशेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, उसके क्या राइट्स हैं, क्या उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके बारे में कौन बताएगा? आपका स्टाफ बताएगा। दूसरा, यदि आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने जा रहे हो या उसका कोई प्रोसीजर करने जा रहे हो, सबसे पहले कंसेंट लेना है। तो कंसेंट लेने के लिए जो काउंसलर उसे कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, जैसे आपका कंसेंट ले रहे हैं उसमें बेनिफिट भी बताएगा, रिस्क भी बताएगा, अल्टरनेटिव भी, पूरी इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर करेगा? पेशेंट के साथ में। तो इससे रिलेटेड आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाएगी कि पेशेंट का राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसका। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई पेशेंट का प्रोसीजर होता है तो उसके फैमिली मेंबर्स को बुलाया जाता है, तो उनको एजुकेट हम कैसे करते हैं वो सब आपको 4th चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। अब बात करते हैं IPC। देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो आपका NABH 5th एडिशन था उसमें इसका नाम था HIC यानी इन्फेक्शन कंट्रोल, लेकिन अब इसका नाम होगा IPC, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ओके, अब इसके अंदर आपको पता है हॉस्पिटल के अंदर मल्टीपल लोग वर्क करते हैं। आपका स्टाफ होता है, आपका नर्सिंग स्टाफ होता है, डॉक्टर्स होता है, उसके बाद पेशेंट्स होते हैं। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल फॉलो कराए जाए जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले, कौन कौन से केमिकल यूज करने हैं, हमें क्वालिटी इंडिकेटर कैसे मॉनिटर करने हैं, हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल हमें कैसे फॉलो कराना है, डीप क्लीनिंग हमें कैसे करनी है, MSDS कैसे वर्क करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यानी इन्फेक्शन कंट्रोल करने से लेके और जो क्लीनिंग प्रोसीजर तक होती है वो सब इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जानी है। बस ये ध्यान रखना, इसका जो नाम था 5th एडिशन में वो था HIC, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, और अब इसका नाम होगा IPC, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। कभी कभी पूछ लेते हैं कि अभी NABH 5th एडिशन से 6th एडिशन में कुछ चेंजेस हुआ किसी एक चैप्टर में, तो कौन सा चैप्टर है? तो सीधा आप समझ लो 5 नंबर का जो चैप्टर है वही है, यानी IPC। नेक्स्ट आता है आपका 6, जिसे बोलते हैं पेशेंट सेफ्टी क्वालिटी इंप्रूवमेंट। इसका आप देख लो, आपको पता है जो भी NABH हॉस्पिटल होता है उसमें एक क्वालिटी मैनेजर होता है। अब वो क्वालिटी मैनेजर की कुछ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, उसे KPI कैसे आइडेंटिफाई करनी है, उसे इंटरनल ऑडिट कैसे करनी है, उसके बाद में उसे शेड्यूल कैसे बनाने हैं, क्योंकि मल्टीपल कमिटीज उसमें वर्क करती है। तो वो सब SOPs कौन सी चाहिए आपको, पॉलिसीज कौन सी चाहिए आपको, ट्रेनिंग कौन कौन से टॉपिक पे करानी है, फॉर्म फॉर्मेट आपको कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, नियर मिस क्या होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होता है, मेडिकेशन एरर को हम मॉनिटर कैसे करते हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम हम कैसे बनाते हैं, वो सब चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएगी चैप्टर के अंदर। ठीक है, जो उसमें नहीं मिलेगी एक आपके पास होता है एपेक्स क्वालिटी मैनुअल, उसके अंदर भी वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर ROM, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे एक्चुअली जो भी आपके यहाँ पे एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? डिसीजन मेकर तो भाई आपका मैनेजमेंट ही है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसके अंदर आपको डिफाइन की हुई मिल जाएगी। उसके बाद आता है फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हम डेली राउंड लेते हैं, उसके बाद में एक होता है आपका फ्लोर मैनेजमेंट होता है, फ्लोर ऑडिट होता है, उसके बाद आपका जितने भी इमरजेंसी स्क्वाड होते हैं उसके ऊपर वर्क होता है, आप मॉक ड्रिल्स कराते हो, जब फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो कराते हो, वो सब चीज़ें आपके इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब 9 नंबर पे इसमें क्या होता है, देखो यदि कोई स्टाफ आपके हॉस्पिटल में आके ज्वाइन करता है और वहां से एग्जिट होता है, तो वहाँ ज्वाइन होने से लेके एग्जिट होने तक की जो प्रोसेस होती है उसको हम कैसे मॉनिटर करें, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं, फॉर्म फॉर्मेट हमारा क्या होता है होना चाहिए, इंडक्शन ट्रेनिंग कैसे कराते हैं, ओरिएंटेशन कैसे होता है, उसके बाद में आपके ऑर्गेनोग्राम क्या होता है, हायरार्की क्या होती है, पेरोल प्रोसेस क्या होता है, अटरेशन रेट हम कैसे निकालते हैं, उसके बाद में जो एग्जिट इंटरव्यू करते हैं उसके लिए प्रोटोकॉल क्या फॉलो होता है, अप्रेजल सिस्टम हम कैसे कराते हैं, ये सब चीजें इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाती है। यानी जो भी आपका HR डिपार्टमेंट है पूरा जो वर्क करता है इस चैप्टर के बिहाफ पे ही करता है। ओके,
नेक्स्ट अब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। आपको पता आज की डेट में मोस्टली 99% चीज़ें जो आपके डिजिटल बेस जा रही हैं, डिजिटली हो रही हैं। अब उनका आपके पास में डेटा अवेलेबल है, तो आप क्लाउड मैनेजमेंट कैसे करते हो, जो आपका सर्विलेंस प्रोटोकॉल क्या क्या है, ये सब चीज़ें आपकी इस चैप्टर के अंदर कवर हो जाती हैं। यदि आप इसके लिए बारे में डीपली सीखना चाहते हो तो आप हमारा NABH का कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, देखो थोड़ा सा मैं बता दूं, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्या कि भाई आपने चैप्टर बताए, उसके बाद में आपने स्टैंडर्ड बताए, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बताए। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो क्या होता है, सपोज अगर मैंने पहला चैप्टर ले लिया AAC, अब इस AAC के अंदर कुछ आपके स्टैंडर्ड होंगे। सपोज मैं मान लेता हूँ कितने 18 स्टैंडर्ड है आपके। ठीक है, अब दूसरा इन 18 स्टैंडर्ड के अंदर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट भी होंगे, उन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब बताता हूँ क्या आपने देखा होगा, सपोज करो ये बुक है आपकी, सपोज करो आपने आपकी फार्मेसी की या मैनेजमेंट की या आपने BDS किया BMS किया, तो आपके पास में बुक हो गई। अभी बुक, इस बुक के अंदर सपोज करो हमने पहला चैप्टर ले लिया। भाई एक जो चैप्टर होता है, उस चैप्टर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले होती है आपकी मेन हेडिंग। जो आपकी मेन हेडिंग होती है उसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड। ओके, और जो एक मेन हेडिंग के अंदर कुछ सब हेडिंग भी होती है, जो सब हेडिंग होती है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। हम इन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के ऊपर ही वर्क करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।